नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन देखा जाए तो बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार की गद्दी पर आंच आती हुई नजर आ रही है। उनकी समर्थित पार्टियां यानी कि एनडीए के सहयोगी दल ही नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ाते हुए बिहार की राजनीति में नजर आ रहे हैं। उधर प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी यहां पर लॉन्च कर दी है। जनसुराज जो कि एक आंदोलन के तहत उन्होंने चलाया था, उसको पार्टी में तब्दील करते हुए नजर आए और प्रशांत किशोर बिहार में विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात शुरुआती दौर से कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या प्रशांत किशोर का राजनीति में एंट्री करना उनके लिए फायदेमंद साबित होगा, यानी कि प्रशांत किशोर को इसका कितना फायदा यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा, एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता हुआ नजर आ रहा है। और मुस्लिमों को साधने के लिए जिस तरह से 40% यहाँ पर सीटों को आरक्षित करते हुए मुस्लिमों के लिए प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का MY समीकरण फेल करने की पूरी फिराक में यहाँ पर प्रशांत किशोर देखे जा रहे हैं। महिलाओं की बात करें तो महिला प्रत्याशियों की भी यहाँ पर कहीं ना कहीं वो ऐलान करते हुए नजर आए कि महिलाओं को भी प्रत्याशी बनाया जाएगा, बिहार के विधानसभा चुनाव में उतारा जाएगा। तो स्थिति साफ है कि प्रशांत किशोर वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं जिससे बिहार की राजनीति में उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाबी हासिल हो सके। इस मुद्दे पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ हमारी सहयोगी आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आश्रुति, किस तरीके से देखती हैं पूरे सियासी समीकरण को कि प्रशांत किशोर जो कि एक समय में राजनीतिक सलाहकार, रणनीतिक सलाहकार के तौर पर भूमिकाएं अदा करते हुए नजर आए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तमाम कोई भी बड़ी पार्टी हो, सभी राजनीतिक पार्टियों में कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी अहम जिम्मेदारी यहाँ पर निभाते हुए नजर आए एक रणनीतिक सलाहकार के तौर पर। तो क्या लगता है ये रणनीतिक सलाहकार एक राजनेता बनने में यहाँ पर क्या वाकई सक्षम हो पाएगा और बिहार की राजनीति में क्या वाकई समीकरण बिगाड़ते हुए नजर आएंगे प्रशांत किशोर? देखिए, प्रशांत किशोर का नाम जब से सुर्खियों में आया है तब से ही उनके बयान नहीं आए हैं। सबसे बड़ी बात ऐसा, जैसे कि आपने तर्क रखा कि वो रणनीतिक सलाहकार थे, उसके बाद राजनीति में उनकी कहीं ना कहीं एंट्री होना मुझे ऐसा लगता है मात्र केवल एक आंदोलन के तहत उन्होंने जो अपनी पार्टी बनाई है। साल 2014 में चले जाइए जब भारतीय जनता पार्टी में प्रशांत किशोर एक बड़ा चेहरा बने हुए थे, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में जब प्रशांत किशोर को टिकट भी नहीं दिया गया, एनडीए ने उन्हें तवज्जो भी नहीं दी, तो उसके बाद मुझे लगता है प्रशांत किशोर की नाराजगी यहाँ पर बढ़ती नजर आई। और सबसे बड़ी बात, बिहार में अगर आप बिहार के समीकरण की बात करें, अगर जमीनी स्तर पर बिहार में उतरा जाए, जनता से संवाद किया जाए, तो आप जनता का मत समझेंगे। जनता जो है वो इस वक्त बिहार में एक नई पार्टी चाहती है, एक नई पार्टी का बड़ा चेहरा चाहती है। इस वक्त लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच जो चल रहा है उसको कहीं ना कहीं अगर परे रख दिया जाए या फिर एक तरह से कहे तो उसको अगर एक तरह से साइड रख दिया जाए, तो इस वक्त प्रशांत किशोर जो है वो बिहार की राजनीति में एक उभरते चेहरे के तौर पर बढ़ रहे हैं। उससे भी बड़ी बात यह है, अगर आप देखें तो चिराग पासवान एक युवा चेहरे के तौर पर आगे बढ़ते नजर आ रहे थे, लेकिन अब प्रशांत किशोर चिराग पासवान के भी चेहरे पर दांव चल रहे हैं। यानी आप हाल ही में याद करें, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति दल से हाल ही में जिस सांसद ने पार्टी छोड़ी थी, वही सांसद प्रशांत किशोर की पार्टी में जाकर शामिल हो गए। तो सीधे तौर पर अगर आप देखें, कार्यकर्ताओं को और सांसदों को अगर प्रशांत किशोर उन पर दाव चल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है प्रशांत किशोर इस समय अपनी राजनीति में अव्वल नंबर पर चल रहे हैं। लेकिन बिहार में बिहार की जनता को साधने के लिए प्रशांत किशोर आखिर क्या कदम उठाएंगे, यहाँ पर एक ये अहम मुद्दा है। इसी के साथ साथ बात कर ले तो मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए भी प्रशांत किशोर ने एक बड़ा ऐलान किया था कि 40% मुस्लिम जनता जो बिहार में है, भले ही बिहार की जनता है, लेकिन उस मुस्लिम प्रतिशत की अहम जनता को आखिर अपने पाले में कैसे लाना है, उसके लिए भी प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है प्रशांत किशोर इस समय बिहार की राजनीति में जो चाहिए, बिहार की जनता को जो चाहिए, उसके लिए वो बखूबी आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखें 2025 में जो विधानसभा चुनाव है, जिन 243 सीटों पर यहाँ पर मतदान होने जा रहे हैं, 243 सीटों में अगर आप देखें तो 130 सीटें तो पहले ही प्रशांत किशोर ऐलान कर चुके हैं कि 130 सीटों पर तो वो चुनाव लड़ते नजर आएंगे। लेकिन बची जो सीटें हैं, इन बची सीटों पर प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं गठबंधन के लिए पार्टियां ढूंढ रहे हैं। और बेशक वो गठबंधन के लिए पार्टियां, मुझे ऐसा लगता है कि जेडीयू और आरजेडी तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर जेडीयू और आरजेडी में से कोई दल होता है तो यहाँ पर प्रशांत किशोर को पहले अपने रिश्ते बेहतर करने पड़ेंगे, चाहे नीतीश कुमार के साथ बात कर लीजिए, चाहे लालू यादव के साथ बात कर लीजिए, क्योंकि जमीन घोटाले के मामले में लालू यादव पर निशाना साधते नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर बिहार की जनता का विकास नहीं हुआ, इसके लिए नीतीश कुमार को साध रहे थे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर प्रशांत किशोर को आगे बढ़ना है तो चिराग पासवान उनके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। लेकिन एनडीए के हनुमान चिराग पासवान कहलाते हैं, तो यहाँ पर जो गुत्थी है वो आपस में ही राजनेता
नेताओं के बनी हुई है। फिर देखना अहम है कि प्रशांत किशोर आखिर इस पूरी रणनीति के मुद्दे पर कदम क्या उठाने वाले हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे में जिस तरह से आश्रुति ने पूरा समीकरण समझाया, तो यहाँ पर स्थिति साफ है कि लालू और नीतीश के साथ तो गठबंधन करेंगे नहीं, लेकिन 130 सीटों के बाद जो सीटें बचेंगी उसमें प्रशांत किशोर क्या चिराग पासवान का साथ यहाँ पर निभाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि चिराग पासवान भी लंबे समय से लेटरल एंट्री का मामला हो, आरक्षण का मामला हो, बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की बात हो, नजूल संपत्ति हो, ये तमाम वो ऐसे मुद्दे हैं जिनके खिलाफ कहीं ना कहीं चिराग पासवान बेबाकी से अंदाज में बोलते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में देखा जाए तो तमाम विपक्षी पार्टियां भी यहाँ पर केंद्र सरकार के खिलाफ इस बात को लेकर मोर्चा खोलती हुई नजर आई, इन तमाम चीजों पर मोर्चा खोलती हुई नजर आई। एक तरह से देखा जाए तो चिराग पासवान उन सभी विपक्षी पार्टियों का समर्थन करते हुए नजर आए। साफ तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन स्थिति यही दिखा रही थी कि चिराग पासवान अब एनडीए से खफा है, भारतीय जनता पार्टी से खफा है, तो कहीं ना कहीं वो बगावत यहाँ पर जरूर कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आश्रुति आपने कहा कि यहाँ पर अब देखा जाए तो चिराग पासवान के साथ यहाँ पर गठबंधन प्रशांत किशोर द्वारा किया जा सकता है, तो क्या लगता है, क्या अगर दोनों यहाँ पर गठबंधन करते हैं तो एनडीए गठबंधन को यहाँ पर कितना बड़ा झटका लगेगा और नीतीश और लालू के वोट बैंक में किस तरह से सेंधमारी करते हुए नजर आएंगे? देखिए, चिराग पासवान के साथ अगर प्रशांत किशोर गठबंधन कहीं ना कहीं सोच भी रहे हैं करने का, तो मुझे ऐसा लगता है पहले तो चिराग पासवान को एक तरह से जो विकल्प उनके लिए बंद हो रखे थे एनडीए में, वो विकल्प उनके लिए खोलने पड़ेंगे। कहा हाल ही में ये भी जा रहा था कि चिराग पासवान अपने मंत्री पद से कहीं ना कहीं खुश नहीं है, उनको उद्योग मंत्रालय दिया गया, वो उसी से कहीं ना कहीं खुश नहीं है, क्योंकि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान एक बड़ा चेहरा बनना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है प्रशांत किशोर अगर बिहार में कोई बड़ा चेहरा चिराग पासवान को दे देते हैं, चाहे फिर सीएम की दावेदारी ही उनके नाम क्यों ना कर दी जाए, तभी चिराग पासवान गठबंधन करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर चिराग पासवान को मात्र केवल गठबंधन के तहत 113 बची 113 सीटों पर अगर चुनाव लड़ना होगा, तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान ये कोई बड़ा ऐलान या बड़ा कदम उठाते नजर आएंगे। हालांकि इस वक्त चिराग पासवान के साथ नीतीश कुमार के भी जो रिश्ते खराब चल रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं एनडीए बेहतर करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि एनडीए आलाकमान भी इन्हीं तैयारियों में है, इन्हीं प्रयासों में है कि किसी न किसी तरह से चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच बिहार में जो तल्खियां बढ़ रही हैं, उन तल्खियों को कहीं ना कहीं एक साथ ले आया जाए, क्योंकि पहले ही बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े कहीं ना कहीं जो हाल ही में आप देखे कदम उठाए थे, और बिहार की जनता को साधने के लिए बीजेपी ने कहीं ना कहीं गठबंधन में एनडीए के साथ जेडीयू को शामिल कराया था, ताकि बिहार में एनडीए की ही सरकार बनी रहे। इसके तहत तमाम ऐसे नेता थे जो नाराज बताए जा रहे थे। यही नाराजगी की बड़ी वजह बनी चिराग पासवान कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में खिंचते नजर आए, और नीतीश कुमार का अचानक से इसी दौर के बीच राज्यपाल से उनका मुलाकात करना, जिस तमाम सियासी समीकरण बिहार में चल रहा था, जो सियासी संग्राम चल रहा था, वो उसकी स्थितियां परिस्थितियां और बिगड़ गई। दूसरी ओर राजद की बात कर ली जाए तो पहले ही आरजेडी ने तेजस्वी यादव को एक मुख्य जिम्मेदारी सौंप दी है, तो मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर के लिए यहाँ पर किसी दल में सेंधमारी करना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आपको सेंधमारी करनी है तो आपको उनका वोट बैंक खींचना पड़ेगा, और मुस्लिम वोट बैंक तो आप पहले ही खींच रहे हैं। तो यहाँ पर किस दल के साथ गठबंधन करना है, इस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, ना कि किसमें सेंधमारी करनी है, इस पर ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में यहाँ पर गठबंधन के तहत यहाँ पर चिराग पासवान को चुनते हुए नजर आएंगे प्रशांत किशोर, या फिर किसी और का यहाँ पर साथ निभाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखा जाए तो अब नीतीश लालू को घेरते हुए बेशक नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर गठबंधन का यहाँ पर सवाल उठता है और कोई पार्टी नहीं मिलती है, तो क्या चिराग पासवान को छोड़कर यहाँ पर प्रशांत किशोर लालू और नीतीश की तरफ हाथ बढ़ाते हुए नजर आएंगे? और अगर ऐसा होता है तो नीतीश की तरफ हाथ बढ़ाने से एनडीए गठबंधन में किस तरह से उथल पुथल मचती हुई नजर आती है, और भारतीय जनता पार्टी क्या इस बात को लेकर कोई कड़ा एक्शन लेती हुई नजर आएगी और नीतीश कुमार पर कोई बड़ा यहाँ पर फैसला लेती हुई नजर आएगी, या फिर नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9।